ज्योग्राफी में आप लोगों का लेसन 2 चल रहा था जिसका नाम था कि विश्व में जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। और पिछले क्लास में हम लोग जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ चुके थे कि जनसंख्या वितरण क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, किसी क्षेत्र का आकार और वहाँ रहने वाले लोग का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। जैसे अगर आप इसको एक फॉर्मूला के रूप में लिखिएगा तो जनसंख्या घनत्व बराबर आप लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल बटे जनसंख्या। बात समझ में आया? तो पूछेगा आपसे कि जनसंख्या घनत्व क्या है, तो इसमें लिखिएगा क्षेत्र के आकार और वहाँ रहने वाले लोगों के अनुपात को ही क्या बोलते हैं हम लोग, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। जैसे मान के चलिए कोई एक्स सिटी है, वहाँ का जनसंख्या मान के चलिए 1 लाख है। कितना है? 1 लाख है। और उसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है मान के चलिए 100 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। बात समझ में आया? उसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 100 किलोमीटर वर्ग है। तो हम जनसंख्या घनत्व को किस प्रकार से निकालेंगे? तो फॉर्मूला आपको पता है, तो क्या हो जाएगा, जनसंख्या कितना है 1 लाख और क्षेत्रफल इसका कितना है 100, ये 2 जीरो ये 2 जीरो गया, यानी कितना बचा 1000 किलोमीटर प्रति किलोमीटर। यानी कि 1 किलोमीटर में कितना लोग रहेगा 1000, तो इसका जनसंख्या घनत्व कितना आ गया 1000। बात समझ में आया? तो जनसंख्या घनत्व किस प्रकार से निकालता है, किसी को कोई दिक्कत है? डिफिनेशन कैसे बोलिएगा? तो क्षेत्र का आकार और लोगों का जो संख्या होता है उसी के अनुपात को क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व। फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है। कल आप लोग जनसंख्या वितरण पढ़ लिए, आज आपने जनसंख्या घनत्व पढ़ लिया। अब बचा है एगो जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि क्या होता है समझिए। तो जनसंख्या वृद्धि मतलब कि जनसंख्या के संख्या में परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि 2 तरह का हो सकता है, एक तो नकारात्मक हो सकता है और एक आपका क्या हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है। तो उसी प्रकार से लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि का नकारात्मक ऐसे लिखिए, जनसंख्या का नकारात्मक वृद्धि। और दूसरा लिखेंगे हम लोग जनसंख्या का सकारात्मक वृद्धि। बात को ध्यान से समझिएगा। जनसंख्या वृद्धि क्या है? तो किसी समय अंतराल में जनसंख्या के संख्या में जो परिवर्तन होता है, लोगों के संख्या में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। जनसंख्या का नकारात्मक वृद्धि क्या है? तो किसी दो समय अंतराल में यदि जनसंख्या घट जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नकारात्मक वृद्धि। यदि जनसंख्या बढ़ जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सकारात्मक वृद्धि। बात समझ में आया? 2 समय अंतराल मतलब मान के चलिए आपको 2001 का जनगणना का डाटा पता है और 2011 में जब जनगणना हुआ तो आपको इसका डाटा पता है, तो 2 समय अंतराल हुआ। इसके बीच में आप जनसंख्या देखिएगा कि पिछले बार से ये घटा है कि बढ़ा है। अगर घटा होगा तो आपका हो जाएगा नकारात्मक वृद्धि, अगर बढ़ा होगा तो क्या हो जाएगा, सकारात्मक वृद्धि। बात समझ में आया? हो जाएगा। आप अपने हिसाब से नहीं गिन सकते हैं कि कितना लोग रहता है, जब तक जनगणना नहीं होगा पता चलेगा क्या, नहीं चलेगा। अभी विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश का है, भारत का। अब भारत आगे बढ़ चुका है चीन से, लगभग 30-29 लाख भारत का जनसंख्या चीन से ज़्यादा है भारत का। बात समझ में आया? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या वृद्धि क्या है, क्लियर हो गया। जनसंख्या घनत्व क्या है? तो किसी क्षेत्र का आकार और वहाँ रहने वाले लोगों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं।
जनसंख्या वृद्धि क्या है? तो जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। ये दो प्रकार का हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है। जनसंख्या का नकारात्मक वृद्धि क्या है? तो किसी दो समय अंतराल में जनसंख्या अगर घटेगा तो इसको जनसंख्या का नकारात्मक वृद्धि कहते हैं, और यदि बढ़ेगा तो इसको क्या कहेंगे? सकारात्मक वृद्धि। चलिए जल्दी से लिखिए, पहला हेडिंग दीजिए जनसंख्या घनत्व, इसमें डैश दे करके लिखिए। क्या हुआ? लिखिए, किसी क्षेत्र के आकार ज्योग्राफी लिख लीजिए, आपको जिंदगी भर काम देगा जब तक नौकरी के लिए तैयारी करिएगा। आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़िए वो बात अलग है, लेकिन ज्योग्राफी अगर आपका नहीं है तो भी आप कोशिश करिए ज्योग्राफी कम से कम 11-12 का पढ़िए, क्योंकि 11-12 का ज्योग्राफी ही आपको कंपटीशन में काम देगा। ज्योग्राफी के सब्जेक्ट का हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक नहीं आता है कि आप इसको पढ़िएगा आपका हो जाएगा कंपटीशन। 11-12 का ही पढ़ना होता है। चलिए जनसंख्या घनत्व में लिखे, क्या लिखा है? किसी क्षेत्र का आकार और वहाँ रहने वाले लोगों के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसको लिख लीजिए, और वहाँ रहने वाले लोगों को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसको लिखिए, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसको लिख लिए। अगला हेडिंग दीजिए जनसंख्या वृद्धि। क्षेत्रफल आपको पता होगा। अब आपको भारत का क्षेत्रफल नहीं पता है, बिहार का क्षेत्रफल नहीं पता है, तो पता करिए। आप पता करके फिर जनसंख्या पता करिए, फिर भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा कि कितना। चलिए आज आप लोग का एक होमवर्क है, आपको भागलपुर का पूरा नहीं, बिहार का पूरा 5 जिला के बारे में खोजना है। कौन कौन जिला? तो आपको पटना, भागलपुर, दिल्ली, अरे अलग आ गया, हमको पता था आप लोग बोलिएगा। दिल्ली, हमको नहीं पता है कि बिहार का नहीं है ये दिल्ली। गजब हाल है, कितना अच्छा से आप लोग बोल रहे हैं कि कैसे आ गया, मतलब हम दे नहीं सकते हैं। लीजिए अब हम दे देते हैं बंगलुरु जिसको बोलते हैं, और गया। ये 5 जगह का हम नाम दिए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, जाकर के घर में गूगल पे पहले सर्च करिएगा इसका क्षेत्रफल कितना है, आपको क्षेत्रफल पता चल जाएगा। फिर इसको सर्च करिएगा इसका जनसंख्या कितना है, जनसंख्या आ जाएगा। फिर दोनों को भाग दे करके आप पता करके लाइएगा कि इसका घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है। नहीं, तब क्या फायदा। पटना, भागलपुर, दिल्ली, बंगलोर और गया, कहीं पे लिख लीजिए, इतना सा करके लाइएगा। ये हम एक्स्ट्रा होमवर्क दिए आप लोग को। जनसंख्या घनत्व मतलब होता है कि 1 किलोमीटर में कितना लोग रहता है। हो गया? चलिए लिखिए, जनसंख्या वृद्धि में लिखिए, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। ये नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। ये नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। ये नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। चलिए अब अगला लिखिए, जनसंख्या का नकारात्मक वृद्धि, इसी में है ये।
हो गया। जनसंख्या का नकारात्मक वृद्धि में लिखिए, जब दो समय अंतराल में जब दो समय अंतराल में जनसंख्या वृद्धि में कमी आता है, तो उसे जनसंख्या का नकारात्मक वृद्धि कहते हैं। तो उसे जनसंख्या का नकारात्मक वृद्धि कहते हैं। तो उसे जनसंख्या का नकारात्मक वृद्धि कहते हैं। हो गया। ई वाला अपने से लिख लीजिएगा, सकारात्मक वाला अपने से लिख लीजिएगा ना। चलिए लिख लीजिए। जनसंख्या वृद्धि में अधिक बढ़ जाता है, उसमें घटेगा तो इसमें बढ़ेगा। जनसंख्या परिवर्तन क्या हुआ? चलिए, जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या क्या है? तो जनसंख्या परिवर्तन का 3 घटक है, जन्म, मृत्यु और प्रवास। तो जन्म क्या है, यानी कि अशोधित जन्म दर क्या है? तो कुछ नहीं, तो अशोधित जन्म दर जो है किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म मतलब ये नहीं कि जन्म लिया मर गया तो उसको आप जन्म के श्रेणी में गिर रहे, नहीं, जिंदा रहना चाहिए वो बच्चा। जीवित जन्म और उसी वर्ष अनुमानित जनसंख्या को जब आप भाग दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा? जन्म दर निकल जाएगा। बात समझ में आया? इसका डिफिनेशन आप लोग खुद से लिखिएगा, हम नहीं लिखवाएंगे। सबसे पहले आप लिखिएगा जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं, जन्म, मृत्यु, प्रवास। फिर लिखिएगा आप अशोधित जन्म दर, इसमें लिखिएगा अशोधित जन्म दर को, या फिर सीधा किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म तथा उसी वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं? अशोधित जन्म दर बोलते हैं। बात समझ में आया? उसी प्रकार से खाली जन्म के जगह किसको डाल दीजिएगा? मृत्यु को, बाकी तो सब चीज सेम रहेगा ना। अच्छा, यहाँ पे क्या डालिएगा? जीवित रहने दीजिएगा, मृत्यु केवल यहाँ पे क्या कर देना है? मृत्यु कर देना है। बात समझिए? हाँ। और इधर तीसरा है आपका प्रवास। तो प्रवास क्या है? तो जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे जगह जाकर के बस जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रवास। जब व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान चले जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रवास। जिस स्थान से वो जाता है उस स्थान को क्या बोलते हैं? उद्गम स्थान। और जिस स्थान पे वो पहुंचता है उस स्थान को क्या बोलते हैं? गंतव्य स्थान। बात समझे? एक प्रवासी व्यक्ति जो है वो अप्रवासी भी हो सकता है और उत्प्रवासी भी हो सकता है। अब ये अप्रवास क्या है और उत्प्रवास क्या है इसको समझिए। अप्रवास क्या है? तो किसी नया क्षेत्र में जाकर के बस जाना, उसको क्या बोलेंगे? अप्रवासी। और उत्प्रवासी क्या है? तो किसी क्षेत्र को छोड़ करके चले जाने वाला को क्या बोलते हैं? तो उत्प्रवासी बोलते हैं, और इस प्रक्रिया को उत्प्रवास बोलते हैं। उदाहरण से समझिए,
मान के चलिए आप भागलपुर में रहते हैं और भागलपुर छोड़ करके आप पटना चले गए, तो भागलपुर के निवासी के लिए आप क्या कहलाइएगा? उत्प्रवासी कहलाइएगा। इस प्रक्रिया को बोलेंगे उत्प्रवास। लेकिन पटना में जाकर के आप जब बस गए कुछ या फिर रह रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ के लोगों के लिए आप क्या कहलाइएगा? अप्रवासी कहलाइएगा। बात समझ में आया? और आपने किया क्या? तो आपने क्या किया? प्रवास किया। आपका उद्गम स्थान कौन सा हो गया? तो भागलपुर। गंतव्य स्थान कौन हो गया? तो पटना। बात बुझे कि दिक्कत है? तो लिख लिया जाए इतना सा, उसके बाद हम लोग प्रवास का कारण भी देख लेंगे। चलिए लिखिए इसको। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं। 1 2 3 करके लिख दीजिए। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं। तीनों को लिखिए। हो गया? ये अपने से लिख लीजिएगा ना, ये दोनों है। काहे लिखवाएंगे? पहले यहाँ अशोधित जन्म दर लिखिएगा। पहले सुनिए, इसमें डैश दे करके लिखिएगा। बोर्ड देखिए। किसी वर्ष विशेष में जीवित जन और वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या के अनुपात को अशोधित जन्म दर कहते हैं। फिर इसको बना दीजिएगा। बात समझ में आया? और ठीक उसी प्रकार से मृत्यु में भी कर दीजिएगा। तो जगह छोड़ दीजिए, बाद में लिखिएगा। इधर लिखिए, प्रवास में डैश दे करके लिखिए। अपना उस हिसाब से जगह छोड़ दीजिए कि अट जाए। प्रवास लिख करके डैश दीजिए। व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना, किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना प्रवास कहलाता है। दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना प्रवास कहलाता है। हाँ, बस जाना प्रवास कहलाता है। जिस स्थान पर वह बसता है, जहाँ से वो आता है उसे उद्गम स्थान कहते हैं। जहाँ से वह आता है उसे उद्गम स्थान, जहाँ से वो आता है उसे उद्गम स्थान तथा जहाँ पर वो बसता है उसे गंतव्य स्थान कहते हैं। तथा जहाँ पर वो बसता है उसे गंतव्य स्थान कहते हैं। जहाँ पर वो बसता है उसे गंतव्य स्थान कहते हैं। लाइन चेंज करिए। ऐसे व्यक्ति अप्रवासी तथा उत्प्रवासी दोनों हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अप्रवासी तथा उत्प्रवासी दोनों हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अप्रवासी तथा उत्प्रवासी दोनों हो सकते हैं। हो गया? अब पहला इसमें लिखिए, अप्रवास लिख करके डैश दीजिए। अप्रवास लिख करके डैश दीजिए। नए स्थान पर जाकर बसना, नए स्थान पर जाकर बसना बसने वाले लोगों को अप्रवासी कहा जाता है। नए स्थान पर जाकर बसने वाले लोगों को अप्रवासी कहा जाता है। दूसरा लिखिए, उत्प्रवासी। दूसरा लिखिए उत्प्रवासी। उत्प्रवासी इसमें डैश दे करके लिखिए। अपने क्षेत्र को छोड़कर चले जाना, अपने क्षेत्र को छोड़कर चले जाने वाले व्यक्ति को उत्प्रवासी कहा जाता है। हो गया?
उसके बाद लिखिए अप्रवास के कारण लिखिए, और प्रवास के कारण में पहला लिखिए प्रतिकर्ष कारण, पहला लिखिए प्रतिकर्ष कारण। प्रवास के कारण में पहला लिखिए प्रतिकर्ष कारण। हो गया? चलिए इसको समझा जाए। प्रतिकर्ष कारण में क्या लिखिएगा, तो प्रवास का दो कारण होता है। एक प्रतिकर्ष मतलब यहाँ से उठ करके चला गया दूसरे जगह, दूसरा अपकर्ष यानी कि उसको आकर्षित कर दिया कि आप आ जाइए मेरे पास, बस जाइए आकर के। तो प्रतिकर्ष मतलब उठ के चला गया, अपकर्ष मतलब उठ करके आ गया। तो किस कारण से कोई भागता है अपना जगह से, तो सबसे मुख्य कारण तो बेरोजगारी है। हो सकता है उसके क्षेत्र में रोजगार नहीं हो, वहाँ पर का जीवन स्तर क्या हो, निम्न हो, वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता हो, जब देखो दंगे फसाद हो जाता है, सामाजिक अशांति फैला हो, दंगा फसाद मारपीट ये सब होता है, तो उसका मन वहाँ से बोझा जाएगा, फिर वो वहाँ से उठ करके दूसरे जगह चला जाएगा। बात समझ में आया? तो ये तो एक पहला कारण है। अब जो अपकर्ष कारण है, जो इसको आकर्षित करता है कि आप आइए यहाँ करके बस जाइए, तो जस्ट इसका उल्टा बोल देंगे। निम्न स्तर है तो इसका जीवन उच्च हो जाएगा, अशांति है तो शांति हो जाएगा, बेरोजगारी है तो रोजगार हो जाएगा, वो स्थिरता है तो स्थिरता हो जाएगी। बात समझ में आया? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? चलिए प्रतिकर्ष कारक में डैश दे करके लिखिए, लिख लीजिए सारा। राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक अशांति, बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर प्रतिकर्ष कारण के महत्वपूर्ण कारक है। हो गया? उसी प्रकार से इसको भी लिख लीजिए। क्या हुआ? पानी तो रखा हुआ है, पीजिए पानी, मना किए हैं पानी पीने से। इसको भी लिख लीजिए उसी प्रकार से। अपकर्ष कारण लिखें। हो गया? पानी में मेन बात चलिए ध्यान से समझिए, इसके बाद खत्म हो जाएगा। देखिए जननांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है, तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है जनसंख्या का वर्णन करता है, जनसंख्या कितना है इसका वर्णन करता है। इसके साथ साथ भविष्य में जनसंख्या का क्या अनुपात होगा इसका भी अध्ययन किसमें करते हैं हम लोग, तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत में करते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि यदि कोई समाज गरीबी, खेतिहर और निम्न जीवन या अशिक्षित समाज जो है, जब आपका शिक्षित और उच्च स्तरीय जीवन वाले समाज में बदल जाता है
तो वहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर पहले तो उच्च रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, घटने लगता है। जन्म दर भी कम हो जाता है और मृत्यु दर भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके पीछे का कारण है, जब सब बच्चा पढ़ लेगा तो जनसंख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। कैसे क्या कैसे? अरे चट्टा विदेश काहे भागेगा? अब जैसे मान के चलिए आप किसी से भी पूछिएगा कि छो गो 10-10 गो काहे, तो बोलेगा कि भगवान या अल्लाह का देन है। हम दोनों बोलेंगे, भगवान भी बोलेंगे, अल्लाह भी बोलेंगे, हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट नहीं करेंगे। बात समझ बोलता है कि नहीं? उसका देन है। लेकिन आप लोग जब फ्यूचर में तो आप लोग ये मतलब शब्द का उत्तर दीजिएगा क्या? नहीं दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है ना? इसलिए हम कह रहे, ध्यान से समझिए कि जब समाज शिक्षित बन जाता है तो ऑटोमेटिक जन्म दर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात समझ में आया? जब हम दो हमारे दो है कि नहीं? हाँ, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो अभी स्लोगन भी बदलना पड़ेगा कि हम दो हमारे एक, कब खत्म? और देखिए, जब हम लोग शिक्षित होंगे तो हम लोग का विज्ञान प्रौद्योगिकी भी विकास करेगा, डॉक्टरी सब भी विकास करेगा, तो इससे मरने वाला भी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इससे मृत्यु दर भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम। अब कैसे इसका डिफिनेशन बोलना है उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप इसमें लिखिएगा, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या का वर्णन किया जाता है। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या का वर्णन किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार वह समाज जो गरीबी, खेतिहर और अशिक्षित होता है, यदि वो भविष्य में शिक्षित और उच्च जीवन स्तर जीने लगता है तो वहाँ का जन्म दर और मृत्यु दर पहले तो उच्च रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। इसका 3 अवस्था है। क्या क्या? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो प्रथम अवस्था में लिखेंगे, प्रथम अवस्था में क्या होता है, जन्म दर भी उच्च होगा और मृत्यु दर भी उच्च होगा। बात समझे? ये आज से लगभग 200 साल पहले था। आज से लगभग 200 बरस पहले इसी प्रकार से था। जन्म दर भी खूब था, खूब आदमी जन्म लेता था, लेकिन बीमारी सब भी बहुत था और डॉक्टर लोग का, चिकित्सा का इतना विकास नहीं हुआ था, टेक्नोलॉजी का इतना विकास नहीं हुआ था, तो मरता भी बहुत था। इसलिए जन्म दर भी ऊंचा था और मृत्यु दर भी क्या था, ऊंचा था। लेकिन फिर धीरे धीरे समय बदला और जो जन्म दर था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा, और मृत्यु दर भी धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। और ये इतना कम हो गया कि दोनों एक जगह आकर के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसी को क्या बोला गया, द्वितीय अवस्था। और तृतीय अवस्था सबसे अच्छा, जन्म दर भी कम, मृत्यु दर भी कम, इसको क्या बोला गया, तृतीय अवस्था। खाली आपको ये याद रखना है, इसमें जन्म और मृत्यु एक सीमा पे आने पे क्या हो गया, बराबर हो गया। इसमें जन्म और मृत्यु दोनों क्या हो गया, घटने लगा, कम हो गया। अभी बहुत सारे देश में यही वाला अवस्था चल रहा है, बहुत सारे देश में। अभी भारत का स्थिति देख के आपको क्या लगता है, पहला, दूसरा, तीसरा? पहला तो बोलिए ही मत, पहला खत्म हो चुका है, अब है दूसरा, तीसरा में अब वो प्रवेश करने वाला है भारत। अभी जनसंख्या इसका बढ़ रहा है तेजी से, लेकिन फिर एक समय ऐसा आएगा जब भारत का जनसंख्या क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। ये ऐसा ही होता है, पहले बढ़ता है फिर धीरे 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 क्या हो जाएगा, वो क्या, यही नियम है जनसंख्या का। कोई भी देश है अगर उसका पंचायत देखे हैं, पंचायत वेब सीरीज देखे हैं? उसमें एक स्लोगन बोलता है लिखवाने के लिए, याद है? हाँ, आज जाकर के यूट्यूब पे सर्च करिएगा, पंचायत फनी सीन, उसमें आ जाएगा। वही वाला आप फोटो शूट करवा के सब बांटिएगा। हम बोलेंगे ना वो वाला शायरी, आप जाकर के आज देखिएगा यूट्यूब पे। नए नए पारिवारिक माहौल है ना। यूट्यूब पे जाना है आपको, सर्च करिएगा पंचायत वेब सीरीज, अभी नहीं, फनी सीन आ जाएगा, वो वाला फनी सीन, वेब सीरीज फनी सीन। हाँ, तो देख लीजिएगा। उस पर चाइल्ड वाला कुछ स्लोगन देता है, उसको ऊपर से जिला से लिखवा दें कि आप अपना गांव में लिखवाइए। 2 ठो, एक ठो तो यही वाला था कि हम दो हमारे दो, और एक ठो बहुत अच्छा वाला था, देख लीजिएगा जा करके। चलिए, प्रथम अवस्था में ध्यान से समझिएगा, घर जा करके देखिएगा।
प्रथम अवस्था में क्या बताए, जन्म भी बढ़ेगा, जन्म दर भी बढ़ा है और मृत्यु दर भी क्या है, ज़्यादा है। द्वितीय अवस्था में जन्म मृत्यु दोनों एक समान अवस्था में आ जाता है। तृतीय में दोनों क्या होगा, घटेगा। चलिए लिखवा दे इसको, लिखिए। इसके बाद एक टॉपिक और है कि जनसंख्या को किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए, उसका खत्म हो जाएगा चैप्टर। लिखिए, आज खत्म ही कर देंगे क्या, ये वो टॉपिक अब क्या छोड़ेंगे कल के लिए। जिसको नहीं बोर हो गया चल जाइए घर। लिखिए, जननांगी संक्रमण सिद्धांत, जननांगी संक्रमण में, जननांगी संक्रमण में, जननांगी संक्रमण में, जननांगी संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या का वर्णन किया जाता है, जनसंख्या का वर्णन किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई समाज, जब कोई समाज गरीबी, जब कोई समाज गरीबी, खेतीहर, जब कोई समाज गरीबी, खेतीहर और अशिक्षित व्यवस्था से, अशिक्षित व्यवस्था से शिक्षित एवं उच्च जीवन स्तर जीने लगता है, शिक्षित एवं उच्च जीवन स्तर जीने लगता है, तो उसका जन्म दर और मृत्यु दर कम होने लगता है, तो उसका जन्म दर और मृत्यु दर कम होने लगता है। चलिए अगला टॉपिक लिखिए। क्या हुआ, क्या समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या, आ रहा है समझ में ना, तो बस। कौन सा सब्जेक्ट है आपका, सोशोलॉजी है कि साइको है, पी वाला कि एस वाला, एस वाला। चलिए अब कौन किसको फुर्सत है कि साइकोलॉजी, सिर्फ साइको। चलिए प्रथम अवस्था में लिखिए, इस अवस्था में, प्रथम अवस्था में लिखिए, इस अवस्था में जन्म एवं मृत्यु, इस अवस्था में जन्म एवं मृत्यु दर दोनों उच्च होता है। इस अवस्था में जन्म एवं मृत्यु दर दोनों उच्च होता है। द्वितीय अवस्था लिखिए, हेडिंग दे दिए है ना, हेडिंग दिए हैं ये वाला। चलिए अगला लिखिए, द्वितीय अवस्था। इसमें लिख लीजिए, इसमें एक ऐसा समय आता है जिसमें जन्म और मृत्यु दर बराबर हो जाता है। इसमें एक ऐसा समय आता है जिसमें जन्म और मृत्यु दर बराबर हो जाता है। तीसरा में लिखिए, तृतीय अवस्था में लिखिए, इस अवस्था में जन्म एवं मृत्यु दर, जन्म एवं मृत्यु दर दोनों
निम्न हो जाता है। इस अवस्था में जन्म एवं मृत्यु दर दोनों निम्न हो जाता है। चलिए इसको लिख लीजिए। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, परिवार नियोजन है, गर्भ निरोधक है, इसका प्रचार करिए आप लोग, इसके प्रति जागरूकता को बढ़ावा दीजिए। चलिए ये लेसन आपका समाप्त हो गया। कल इसका क्वेश्चन लिखवाए थे क्या? ज्योग्राफी का क्वेश्चन कल नहीं लिखाए थे? लिखिए, क्वेश्चन लिखिए ज्योग्राफी का। लेसन खत्म हो गया, लेसन 2 समाप्त। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करें। पहला क्वेश्चन लिखिए, ये लॉन्ग में भी पूछता है। विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक को लिखे। कोई बात नहीं, विश्व नहीं लिखिएगा चलेगा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक को लिखे। हो गया। दूसरा प्रश्न लिखिए, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? दूसरा प्रश्न लिखिए, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तीसरा प्रश्न लिखिए, जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या वृद्धि क्या है? अगला लिखिए, जनसंख्या परिवर्तन के घटक को लिखे। जनसंख्या परिवर्तन के घटक को लिखे। जनसंख्या परिवर्तन के घटक को लिखे। अगला लिखिए, प्रवास होने के कारण लिखे। प्रवास होने के 2 कारण लिखे। ऐसे लिखिए, प्रवास को प्रभावित करने वाले 2 कारक को लिखे। प्रवास को प्रभावित करने, अरे अल्लाह, प्रवास को प्रभावित करने वाले 2 कारक को लिखे। हो गया। अगला लिखिए, अशोधित जन्म दर एवं मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? अशोधित जन्म दर एवं मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? अगला लिखिए, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? इसकी 3 अवस्था का वर्णन करें। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? इसका 3 अवस्था का वर्णन करें। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? इसका 3 अवस्था का वर्णन करें। अंतिम क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय लिखें। लेसन आपका समाप्त हो गया।